MPPSC यूनिट नंबर 7। जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है? तो जैव विविधता है उसका ह्रास क्यों हो रहा है? तो हमने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है, इसके कारण आवास की क्षति और विखंडन हुआ है, अत्यधिक दोहन किया है, शह विलुप्त होना, ये सब कारण हो जाएंगे हमारे किसके? जैव विविधता के ह्रास के। कौन कौन से? आवास की क्षति, विखंडन, अत्यधिक दोहन, शह विलुप्त एवं हस्तक्षेप। उपयुक्त सभी के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता में आवास की क्षति, विखंडन, अतिदोहन, शह विलुप्त होना है। मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक कारणों से जो जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं, और जो जीवों की प्रगति मतलब जो प्रजातियाँ हैं वह धीरे धीरे से विलुप्त होती जा रही है, जो कि जैव विविधता को कम करते जा रहे हैं दिन पर दिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, है ना। 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसकी थीम रखी गई थी हमारे समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। जैव विविधता दिवस 2023 का विषय था समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? सबसे ज़्यादा जो हमारे प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं वो कौन होते हैं? तो कोल दोहन सबसे पहले हमारे प्राकृतिक वायु प्रदूषक होते हैं। तो वायु प्रदूषक हवा में किसी भी भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह हानिकारक गैस, धूल, धुएं आदि के कारण हवा में प्रदूषण होता है। यह जानवरों, पौधे या मनुष्य के द्वारा से प्रभावित होता है। जो वायु प्रदूषण होते हैं तो ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि वायु को प्रदूषण करते हैं। प्राथमिक प्रदूषण वे होते हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, प्राथमिक तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। जैसे प्राथमिक प्रदूषक में क्या आते हैं? हमारे जो धूल के कण आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, और जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड्स मतलब सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वो आते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? तो प्रदूषक की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा जो प्रदूषक बनते हैं उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए ओजोन, माध्यमिक कार्बनिक, एरोसोल, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय प्रदूषक होते हैं। किस प्रकार के प्रदूषकों के निपटाने के लिए भूमि भरण या लैंडफिल विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमें भूमि भरण, लैंडफिल विधि का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके निर्माण में भारी धातु का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जीवन काल समाप्त हो जाता है, और मतलब खराब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक से, तो वो उसको निपटाने के लिए हम लैंडफिल विधि का प्रयोग करते हैं। जैव आवर्धन में अजैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जैव आवर्धन में अजैव नवीनीकरणीय पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ये सबसे ज़्यादा होती है तृतीयक उपभोक्ता में। किस में होती है? तृतीयक उपभोक्ता में होती है। जब कोई अजैव निम्नीकरण प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इन प्रदूषकों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के क्रमिक स्तर पर बढ़ जाती है, और खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वाले जानवर जो तृतीयक पोषक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इस कारण से इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। जैसे पारा, DDT, ये अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट सबसे खतरनाक होता है और सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में बनता है? तो ये सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं वो। रेडियोधर्मी अपशिष्ट रिएक्टर्स, जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, प्रसंबंधन संयंत्रों से, परमाणु विखंडन से, अस्पतालों, अनुसंधान सुविधाओं जैसी प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। ये क्या करते हैं? ये 15 से 20% तक रेडियो धर्मी कण हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं, और अपशिष्ट लंबे समय तक इसके वायुमंडल में बने रहते हैं। भोजन के घटक और उनके आधार पर तालिका व्यवस्थित कौन सी सम्मिलित नहीं है वो बतानी है। भोजन के घटक और कार आते हैं, है ना। पहले आते हैं खनिज लवण। हमें कहाँ से प्राप्त? तो हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं इनका प्रयोग किस में किया जाता है? जो खनिज होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और रख रखाव करते हैं, है ना। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं और रख रखाव करते हैं। खनिज पदार्थ दूसरा वाला गलत हो जाए, मतलब ए वाला गलत हो जाए, ऊर्जा प्रदान नहीं करते खनिज लवण, है ना। जो प्रोटीन होती है वो हमारी शारीरिक वृद्धि करती है, विकास में सहायक होते हैं। DNA RNA क्या करते हैं? अनुवांशिकता में सहायक होते हैं। और जो विटामिन होते हैं उपापचयी नियमन में सहायक होते हैं।
प्रोटीन, खनिज, लवण हमारे शरीर में वृद्धि रख रखाव का काम करते हैं। खनिज ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी नियमन क्रिया को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा भोजन के घटक होते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। डीएनए, आरएनए क्या होते हैं? आनुवांशिकता में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म तरीके से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो हमारा जो सल्फर है वह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें आता है लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकल, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सब शामिल होते हैं। जबकि जो सल्फर होता है वह एक प्रमुख पोषक तत्व होता है जो कि निम्न श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रकार के बेवन अनेक प्रकार के वृक्ष और जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो हमारे वर्षावन होते हैं वह भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणांश में स्थित होते हैं। भारत में वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारे यहाँ पर वायु को रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1981 में। कब किया था? 1981 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस अधिनियम में केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, इसकी स्थापना, और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, नियंत्रण करते हैं, वायु प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले में सरकार को सलाह देते हैं, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी गुणवत्ता के लिए मानक भी तैयार करते हैं और उसकी तकनीकी और सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो हमारे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये हो जाएगी हमारी लखनऊ में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1951 में 1 फरवरी को हुई थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? जो हमारा विटामिन सी हो गया और विटामिन बी हो गया ये वसा में घुलनशील नहीं होते। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं अणु और उनसे संबंधित तत्व। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीज और पीतल में पाया जाता है तांबा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीज और पीतल पाया जाता है तांबे में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मनुष्य के शरीर में मानव संकुचन के लिए आवश्यक होता है। तो सभी हमारे मानव की जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन के लिए आवश्यक होती हैं। हृदय और जो नर्म पेशियां होती हैं उनको उत्तेजित करने के लिए, उन्हें संकुचित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, आयरन का होना आवश्यक होता है। दूध के प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के कारण होता है? जो दूध में पाया जाता है वाला प्रोटीन है इसका पाचन करता है रेनिन एंजाइम। कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है, जो घुलनशील प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस या फिर जो अल्प घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है उसे परिवर्तित कर देता है और दूध को दही में परिवर्तित करता है। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हो जाएगी हमारी हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है ये? हैदराबाद में हो जाएगी। इसका नाम होता है नरम। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान या अकेडमी हैदराबाद में स्थित है। और हमारी जो लखनऊ में बनाई गई है वो कौन सी है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जो हमारी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कटक उड़ीसा में स्थित है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र हमारे कानपुर में स्थित है। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होने वाला क्रोमोसोम की संख्या कौन सी है? जो टर्नर सिंड्रोम है यह एक आनुवांशिक रोग है और इससे हमारा गुणसूत्र होता है प्रभावित 46 होता है प्रभावित। इसमें केवल 45 ही गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। जब एक्स क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसमें से एक क्रोमोसोम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है तब ये रोग होता है। अंडे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो अंडा है उसमें पाया जाता है हमारा एल्बुमिन। कौन सा पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का एक प्रोटीन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। एल्बुमिन होता है और एल्बुमिनोइड्स इसे कहा जाता है। अंडे का सफ़ेद भाग रक्त प्लाज्मा इसी के उदाहरण हैं। साबुन ठोस जल में क्यों नहीं काम करता? तो जो हमारा साबुन है वह ठोस जल में काम नहीं करता क्योंकि उसमें क्या होते हैं? कैल्शियम्स और मैग्नीज होते हैं। तो साबुन में सफ़ेद अपक्षेप बनता है और मैल, जिसे मैल कहा जाता है, ये हो जाएंगे। तो ठोस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं।
जब सोडियम पोटेशियम साबुन को ठोस पानी में घोला जाता है तो इसमें क्या होते हैं, अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन बन जाता है। जो अघुलनशील साबुन पानी के मैल के रूप में अलग हो जाते हैं और ये साबुन एजेंट के रूप में अनुपयोगी होता है। जड़ता के नियम को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा पहला नियम है न्यूटन का, उसे कहा जाता है जड़ता का नियम। घुलनशील कणों की उपस्थिति के कारण जल की स्थायी कठोरता के संबंध में नीचे दिए गए जो कथन है वो बताइए। तो हमारे घुलनशील अणु हैं, ये लवण है, उनकी उपस्थिति के कारण जो स्थायी कठोरता आती है वो बतानी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड और सल्फेट जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाइकार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो अस्थायी के लिए, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है वह चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड बिच्छू के डंक में ही पाया जाता है। जड़ों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भूमिगत होती हैं, सही है। यह रंगहीन और भूरे रंग की होती हैं। यह नोट्स और एंडोनोट्स होते हैं, नहीं होते। यह आवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो ये सही हो जाएगा। जो हमारी जड़ें होती हैं उनमें नोट्स और एंटीनोट्स नहीं पाए जाते, बल्कि नोट्स और एंटीनोट्स तने में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप की संवाहनी तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है? जो संवाहनी तंत्र है पूर्ण रूप से विकसित है वो हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा। भैया ये तो भैया पूरे विकसित हो गए हैं। संवाहन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है टेरिडोफाइटा में, जबकि जो थैलोफाइटा होता है इसमें पादप में संवाहन तंत्र अनुपस्थित होते, मतलब होते ही नहीं है। और जो बायोफाइटा है इसमें संवाहन तंत्र विकसित नहीं होते, लेकिन कुछ पादपों में विकसित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है वो बतानी है हमें। स्तंभ जड़ें हमारी बरगद में और रबड़ में पाई जाती हैं। आरोही जड़ें पान और पोथोनस में पाई जाती हैं। और जो आप स्तंभ जड़ें होती हैं वह राइजोफोरा और गन्ने में पाई जाती हैं, तो सभी सही हो जाएंगी। जो हमारी स्तंभ जड़ें होती हैं वह जो स्तंभ जड़ें होती हैं वह बरगद और रबड़ में पाई जाती हैं। गन्ना जो होता है गन्ने में पाई जाती हैं और मक्के में पाई जाती है अवस्तंभ प्रकार की जड़ें। और जो पान और पोथोस है उसमें पाई जाती हैं आरोही जड़ें। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग में शामिल हो जाएगा, तो हमारा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है हमारी डकफिश। डॉगफिश क्या है? एक प्रकार की मत्स्य के अंतर्गत आती है। स्कॉलियोडॉन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? स्कॉलियोडॉन कहा जाता है। यह कॉर्डेटा संघ की है, कॉर्डेटा संघ की आती है। जबकि जेलीफिश एक निडेरिया है, और जो हमारी सिल्वर फिश है वो ऑर्थोपोडा है, और जो स्टार फिश है वह एक इकाइनोडर्मेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। डीएनए छोटे छोटे से टुकड़ों को जीन कहा जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा। हाँ, जीन अनुवांशिकता की इकाई होते हैं, सही है। जीन शब्द की खोज जोहानसन ने की थी, ये सही है। जो जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते ये गलत हो जाएगा। तो हमारे जो डीएनए के छोटे छोटे कण होते हैं वह जीन होते हैं। जीन अनुवांशिकता की इकाई होते हैं। जीन शब्द जोहान्स ने दिया था और ये लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर गमन करती है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। जब कोई किरण सघन माध्यम से आपतित कोण संबंधित मीडिया या युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण दो शर्तें शामिल की गई हैं। पहले, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम से गुजरना चाहिए, और दूसरा, आपतन जो कोण है वह क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कोण को स्थिर जोड़ के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जोड़ होता है जो कि एक स्थिर जोड़ होता है? तो ये हो जाएगा हमारा स्थिर जोड़। जो रेशेदार जोड़ होते हैं वो इनकी गतिहीनता के कारण रेशेदार जोड़ों को अक्सर स्थिर या फिर अचल जोड़ के नाम से जाना जाता है। जो हमारा ग्रामफोसिस और सिडमोसिस है, यह एक संयुक्त कक्ष की कमी होती है। इसमें इस जोड़ी की प्रमुख रूप से कोलेजन से बने हुए
घने संयोजी ऊतकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण जहाँ ये जोड़ मौजूद होते हैं उनमें शामिल है हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ, जो टखना की हड्डी होती है वो, और दांतों की हड्डियाँ, ये सब किससे जुड़ी होती है? रेशेदार चट्टानों मतलब जोड़ों से जुड़ी होती हैं, जैसे हिलती डुलती नहीं है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत या संबंध में आ सकता बताइए। तो रक्षा अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, सही हो जाएगा। तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विकास संगठन एवं तकनीकी विकास एवं उत्पादन निर्देशालय संस्थानों को मिलाकर डीआरडीओ की स्थापना की गई है, तो ये सही हो जाएगा। डीआरडीओ ने हल्के तेजस लड़ाकू विमान का विकास किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलोर में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ भारत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कि आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रणाली है, आत्मनिर्भर हासिल कर चुकी है, भारत को सशक्त बनाने के लिए दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है ना। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की स्थापना 1965 में की गई थी, तो पहले ही सही हो जाएगा कि जो हमारा SAC है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना 1960 अरे यार सही है बताना, ये गलत है। 1966 में किए थे, ना कि 65 में, है ना। दूसरा क्या कहता है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है क्या? नहीं भैया, इसका मुख्यालय तो अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। इसके वर्तमान निर्देशक NM देसाई है कि हाँ ये सही है, सिर्फ तीसरा ही इसमें सही हो जाएगा। देखो हमने देख लिया ना, जो हमारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है यह 1966 में गठित किया गया था, अहमदाबाद में मुख्यालय है, और इसके वर्तमान में कौन है? NM देसाई जी प्रमुख हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? जो हमारी प्रयोगशाला है इसको स्थापित किया गया है, हमने पुणे में स्थापित किया है। 1950 में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे की स्थापना 1950 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोसियोड का रोग किसकी कमी से होता है? जो क्रोसियोड्सकर और मरासमस रोग है यह प्रोटीन की कमी से होते हैं। ऑप्शन का है तो आवश्यक अमीनो एसिड्स की होते हैं। अमीनो एसिड्स की आवश्यकता क्यों होती है? प्रोटीन बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। इसके इलाज के लिए हम प्रोटीन बहुत सारे देते हैं या फिर अमीनो एसिड देते हैं। इस रोग के लक्षण में विकास रुक जाता है, भूख नहीं लगती और थकान इत्यादि इसमें होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो जो हमारी गामा किरणें हैं इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को आमतौर पर घटती तरंग दैर्घ्य और बढ़ती ऊर्जा और आवृत्ति के क्रम के साथ क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहले आती हैं रेडियो तरंगें, फिर आती हैं माइक्रोवेव तरंगें, फिर रक्त तरंगें, फिर दृश्य तरंगें, परावैंगनी किरणें और एक्स किरणें और गामा किरणें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि जो गामा तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम और गामा तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जो टाटा है इसकी स्थापना की गई है 1945 में। कब की गई है? 1945 में की गई है। 1 जून 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों की पहचान कीजिए। हमें देखें कि टाटा इस 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। सर्वप्रथम बेंगलुरु में इस कैंपस में इसको स्थापित किया गया था कॉस्मिक रे और जो अनुसंधान इकाई के रूप में, लेकिन फिर उसने काम करना बंद कर दिया और फिर कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? मुंबई में स्थापित कर दिया गया। फिर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हमें स्वास्थ्य प्रभाव की पहचान करनी है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमें किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हानि होगी ध्वनि प्रदूषण से? तो भाषण में व्यवधान, ध्वनि श्रव्य ध्वनि हो सकती है, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अद्र निद्रा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं हमें रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण खोज की किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। मानव खोपड़ी की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारी मानव खोपड़ी होती है इसमें अस्थियों की संख्या पाई जाती है 28। कितनी होती है? 28 पाई जाती हैं। न्यूरोक्रोनियम और चेहरे की जो हड्डियां होती हैं
जो हमारे इन दो भागों में बांटा जाता है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है, न्यूरोक्रेनियम और चेहरे के कंकाल को, है ना, बेसेरोक्रेनियम कहा जाता है। जो न्यूरोक्रेनियम्स होती हैं इनमें मुख्यतः 8 हड्डियां होती हैं और जो बेसेरोक्रेनियम होती हैं उसमें 14 हड्डी होती हैं, और जो शेष हड्डियां होती हैं वह कान की हड्डियां होती हैं 3 इस साइड और 3 इस साइड, और कुल मिलाकर हो जाती हैं हमारी कितनी 28 हड्डियां हो जाती हैं। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहले आता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, यह स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन पाया जाता है हमारी लार में, है ना, टंग में पाया जाता है। फिर आता है हमारा क्या, पेप्सिन। ये क्या करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन। नेक्स्ट आता है रेनिन, यह रक्तचाप का नियमन करता है। क्या करता है, रक्तचाप का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन, यह चिपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। देखो हम देखते हैं जो हमारा टाइलिन होता है वह लार में पाया जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को क्या करता है, डिक्स्ट्रिन में जो माल्टोज होता है उसे परिवर्तित कर देता है। फिर आता है हमारा पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पाचित करता है और पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट आता है रेनिन, ये क्या करता है, रक्तचाप का नियमन करता है। अपने शरीर में सोडियम पोटेशियम के स्तर प्रबंधन के लिए इसको जाना जाता है। एंजियोटेंसिन एंड एंडोस्टेरोन के से मिलकर ये बना होता है रेनिन। फिर आता है ऑक्सीटोसिन जो कि एलिपेप्टाइड हार्मोन होता है जिसकी मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत, मतलब मनुष्य की जो छोटी आंत है उसमें 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई घटते क्रम में हमें लिखनी है। जो हमारी छोटी आंत है इसमें सबसे बड़ा भाग होता है हमारा इलियम, फिर आता है जियोजेनम, फिर आता है डियोडिनम। छोटी आंत होती है उसकी संरचनात्मक भाग 3 होते हैं। डियोडेनम की जो सबसे छोटी होती है ना, यह पेट के साथ निरंतर चलती रहती है, सी आकार की होती है। यह अग्नाशय से स्टार्ट होती है। फिर आती है हमारी जियोजेनम, उसके बाद आती है हमारी इलियम। सेब निम्नलिखित में से किसका समृद्ध सोर्स होता है, जो हमारा सेब होता है उसमें पाया जाता है पोटेशियम। क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट खनिज होता है जो कि मांसपेशियों की क्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ हृदय गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेब के पेड़ किसी भी अन्य पोषक तत्व की तुलना में अधिक मात्रा में पोटेशियम का अवशोषण करते हैं। सेब पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सेब फाइटोकेमिकल में मतलब के भी समृद्ध स्रोत होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, जो हमें सामान्य दृष्टि चाहिए, विटामिन ए की आवश्यकता होगी जो कि होगा हमारा रेटिनॉल। फिर आते हैं लोहे की कमी से या लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होगी, तो लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हरी सब्जियों में, जो कि हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम एंजाइम में महत्वपूर्ण आयरन के लिए आवश्यक होता है। मानव के शरीर में कौन सा अंग शरीर के तापमान को बनाए रखता है, जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होते हैं, हमारे फेफड़े, जो कि हमारे एक जोड़ी पाए जाते हैं शरीर में। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में ऊतकों में ऊर्जा उत्पन्न होती है इन्हीं के द्वारा, खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के द्वारा। ये शरीर का पानी को बाष्पीकृत भी करते हैं और तापमान बनाए रखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीकरण का परिवहन करता है, लोह युक्त यौगिक होता है, लाल रंग का होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, सबसे सामान्य प्रकार होती है जो कि हमारे ऑक्सीजन को यहाँ वहाँ लेके जाती हैं। यह फेफड़े गलफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिकाओं के अन्य भागों तक इसको छोड़ते हैं। जब गुर्दा कार्य करने में विफल होता है तो संचयन होता है। यदि गुर्दे काम करना बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हो जाएंगे नाइट्रोजन। इसको फिल्टर कौन करता है, जो हमारे नेफ्रॉन होती है वो उसको फिल्टर करती है। जब वो काम नहीं करेगी तो भैया खराब तो हो जाएंगे। अपशिष्ट पदार्थों में क्या क्या हो जाएगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये उसके अंतर्गत मिल जाएंगे। यूरिक मूत्र के प्राथमिक घटक का एक भाग होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, तो रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन, जो कि
पैराथायरॉयड हार्मोन मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 84 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें सीरम कैल्शियम को नियंत्रित करता है। इसमें जो गुर्दे होते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से फॉस्फेट के पुनर्अवशोषण को कम करता है, जिसका अर्थ होता है कि मूत्र में अधिक फॉस्फेट उत्सर्जित होगा। इसके ऊपर का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का प्रमुख केंद्र कहाँ होता है? जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं इनका प्रमुख केंद्र होता है मेरु रज्जु। क्या होता है? मेरु रज्जु। अधिक संवेदी न्यूरॉन्स सीधे मस्तिष्क में नहीं जाते, लेकिन रीढ़ की हड्डी से अंतःवेदन होते हैं। मस्तिष्क में माध्यम से संकेतों को रूट देने में देरी के बिना स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स को सक्रिय करके रिलैक्स क्रियाओं को अपेक्षाकृत तेजी होने की अनुमति देते हैं। रिफ्लेक्स क्रियाएं जो होती हैं उनको अनुमति देते हैं। इसमें ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स अर्क एवं सोमैट्रिक रिफ्लेक्स अर्क जैसी मांसपेशियां पाई जाती हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा विटामिन सी। इसको क्या कहा जाता है? विटामिन सी को, जो कि होता है पानी में घुलनशील, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, और ये वृद्धि में, विकास में और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे लैंडस्टीनर हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा खोज की गई थी रक्त समूह की। कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञान एवं चिकित्सक हैं। 1900 में पहली बार मुख्य रक्त समूह की पहचान करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने रक्त में ग्लूटेनिन की उपस्थिति की पहचान की थी और समूह का वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की थी। 1937 में अलेक्जेंडर एस विनर के द्वारा रीसस फैक्टर है उसकी खोज की गई थी, और एक समान जो एक प्रकार का क्या है, एक एंटीजन माना जाता है। नेक्स्ट आता है कोविशील्ड। भारत को कोविड वैक्सीन जिसे WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसका निर्माण किसने किया था? जो हमारी कोवैक्सीन थी, इसका मतलब कोविशील्ड थी, उसका निर्माण किया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को दिया गया नाम था। यह तकनीकी रूप से काम की गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। और सीरम इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? तो ये पुणे में हो जाएगा। सामान्य सर्दी वायरल या फिर एडेनो वायरस को कमज़ोर संक्रमण पर आधारित होता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में क्या होता है? तो जो डेंगू बुखार होता है इसके कारण हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो गिर जाती हैं। डेंगू वायरस क्या करता है? हमारी प्लेटलेट्स को गिरा देता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषक जल के कारण नहीं फैलता? तो टाइफाइड हो गया, हमारा पीलिया हो गया, हैजा हो गया, ये दूषित रक्त जल के कारण होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस के कारण होता है और ये दूषित रक्त के कारण नहीं फैलता। संचरण का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका एक संक्रमित माँ से नवजात शिशु में होता है, जो जन्म के दौरान उसके तुरंत बाद दूषित पानी से नहीं फैलता, उसके बाद हो सकता है। ये मतलब अनुवांशिक रूप भी हो सकता है। एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा हो जाएगा? तो एड्स के लिए जिम्मेदार होता है हमारा HIV वायरस, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। रेट्रो वायरस हाँ, रेट्रो वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो कि अनुवांशिक सामग्री के रूप में DNA की जगह RNA होता है। इसमें जो मेजबान कोशिकाएं होती हैं वह DNA का हिस्सा बनने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का प्रयोग करती हैं और मेजबान कोशिकाओं को वायरस की कई प्रतियां बनाने में अनुमति दे देती हैं। वायरस जो कि एड्स का कारण बनता है वो है मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV कहा जाता है, और उसका ही एक प्रकार कौन सा है? रेट्रो वायरस है। जबकि जो एडिनो वायरस है, ई वायरस फर्स्ट वाला दिया गया है एडिनो वायरस, ये क्या होता है? यह मनुष्यों में डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम में ये होता है। यह छोटे बच्चे होते हैं उनमें हल्के श्वास संक्रमण के कारण ये हो जाता है। टिटनेस रोग किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा टिटनेस रोग होता है उसको मुख्यतः कहा जाता है लॉक जबड़ा रोग, लॉक जॉक भी कहा जाता है। बैक्टीरिया कैलिडोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण इसको होता है, जो घाव के माध्यम से हो जाता है। टिटनेस बैक्टीरिया फैल जाता है, उसमें जहर का उत्पादन करता है, विष का निर्माण कर देता है, हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं इसमें, इसे लॉक जॉक कहा जाता है।
इसलिए मुंह खोलना काम करना बंद कर देता है। जूनोटिक रोग कौन सा इनमें से नहीं है? जूनोटिक रोग मतलब जानवरों से नहीं फैलता, तो वो हो जाएगी हमारी म्यूकोमिकोसिस, ये जूनोटिक रोग नहीं है। जबकि रेबीज, प्लेग और सॉल्स ये सब जूनोटिक्स होते हैं। तो जूनोटिक रोग क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो जूनोटिक रोग होते हैं जो कि जानवरों के मानव में फैल जाते हैं, जैसे रेबीज, प्लेग, सॉर्ट्स, ये जूनोटिक रोग के अंतर्गत आते हैं। जो कि जो हमारा म्यूकोमिकोसिस है, ये क्या होता है? यह एक जूनोटिक बीमारी नहीं होती, बल्कि यह संक्रमण, कवक संक्रमण बीमारी है, कवक से होती है। कवक के कारण हमारे मानव शरीर को संक्रमित करती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आता है मलेरिया, ये होता है हमारे प्रोटोजोआ से। पोलियो एक प्रकार का विषाणु के द्वारा होता है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। दाद हमें कवक के कारण होती है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, पोलियो विषाणु के कारण, क्षय रोग जीवाणु के कारण और कवक से होती है दाद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं होगा? तो हमारी जो रतौंधी होती है वह एक अनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि विटामिन ए की कमी से होती है ना। और जो अनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें मेलेनिन नामक पिगमेंट त्वचा, बाल, आँखों में अनुवांशिक रूप से उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है वर्णांधता। मतलब वर्णांधता तो एक वो नहीं है, वर्णांधता एक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? ये भी अनुवांशिक बीमारी है। पानी मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनता इसमें, है हीमोग्लोबिन। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया यह होता है अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। मधुमेह क्या होता है? मधुमेह में हो जाती है हमारे हार्मोनल विकार होता है। सूखा रोग क्या होता है? सूखा रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, यह होने वाली बीमारी है। मिनी माता रोग प्रदूषण के कारण होता है, जो कि पारे के कारण होता है मिनी माता रोग। थैलीसीमिया रोग के बारे में कौन सा संश्लेषण आवश्यक होता है? थैलीसीमिया रोग में क्या होता है? असमर्थक होता है, तो हम थैलीसीमिया में नहीं कर पाते किसका संश्लेषण? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। गंभीर एनीमिया के कारण होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसका उत्सर्जन होता है। जो हमारा कोबाल्ट होता है इसका उपचार हम किस में करते हैं? गामा किरणों में करते हैं। कोबाल्ट का सिंथेटिक आइसोटोप होता है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी के बाद गामा किरणों को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण से इसका विकिरण उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया है? तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था कब? ये किया गया है हमारे 28 जुलाई 2018 को। 28 जुलाई 2012 को हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है, 28 जुलाई 2018 को। पंख अभियान की शुरुआत कब की गई है? जो पंख अभियान है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, और इसको स्टार्ट किया गया है हमने कब किया है? 2021 में। पंख एक लगा दो या दो लगा दो, एक ही दे दो भैया, तो 2021 में इसको किया गया है। 24 फरवरी के दिन जो हमारे राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके अवसर पर की थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। पंख का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से होता है प्रोटेक्शन, ए से होता है अवेयरनेस, एन से होता है न्यूट्रिशन, के से होता है नॉलेज और एच से होता है हेल्थ। सांस का अभियान का पूर्ण रूप क्या है? जो सांस है इसका पूर्ण रूप होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, इसको क्या करना है? जो निमोनिया होते हैं इसके लिए जागरूक करना है लोगों को। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका नाम दिया गया था। इसको मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए 5 साल वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु में लगभग ये 15% तक योगदान देता है, इसलिए इसको क्या करना है? कम करना है। विकास के स्तर एवं जनसंख्या की समग्र स्वास्थ्य स्थिति के सर्वोत्तम संकेतकों में से एक माना जाता है। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारी जीवन प्रत्याशा दर, स्वास्थ्य सूचकांक, विकास स्तर और जो हमारी जनसंख्या है, इन सभी का समग्र स्वास्थ्य स्थिति को हम किस में देखते हैं? जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत देखते हैं। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक व्यक्ति जितने वर्ष तक जीने की उम्मीद को दर्शाता है।
विकास स्तर क्या होता है? जनसंख्या की समग्र स्वास्थ्य स्थिति के सर्वोत्तम संकेतक जीवन प्रत्याशा होते हैं, क्योंकि लोगों की जीवित रहने की संभावना अपेक्षाकृत जीवन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो सतत विकास लक्ष्य के लिए एक नोडल संस्थान क्या हो जाएगी? हमारा नीति आयोग हो जाएगा। तो एजेंडा 230 एजेंडा का नेतृत्व कर रहा है हमारा नीति आयोग। इसमें सतत विकास लक्ष्य 2030 जो कि वैश्विक विकास के लिए एक विशिष्ट महत्वाकांक्षी व्यापक एजेंडा प्रस्तुत करता है। इसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया है और 100 में से अधिक संकेतकों को कवर करते हुए यह निगरानी ढांचा विकसित किया गया है। इसमें हमारा लक्ष्य जो है SDG उपलब्धि को अग्रणीय के रूप में भारत की जगह इसको हासिल करना है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास लक्ष्य या संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है 1992 को। कब की गई है? 1992 को इसकी स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना या महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की गई है। सतत विकास के बारे में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाली रिपोर्ट कौन सी थी जिसने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सबसे पहले बोला था? वह कौन सी थी? बेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। बेटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा सबसे पहले, भैया बांट लगा दिए सतत विकास लक्ष्य बोल के, है ना। तो बेटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के द्वारा इसको सबसे पहले बात की गई थी। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो ने पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आधार बनाया इसी को, और जो शिखर सम्मेलन था उसके विकास के लिए टिकाऊ पैटर्न की ओर बढ़ने के लिए कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करने का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया। 100 से अधिक जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उसमें से 178 सरकारों ने इसका प्रतिनिधि में भाग लिया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हो जाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई। इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। इन्होंने ही जो सबसे पहले अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947 को स्थापित की थी। फिर इन्होंने पहला कदम उठाया था इसकी दिशा में PRLA का पहला कदम उठाया, और इन्होंने विक्रम साराभाई 1966 से 1971 तक PRL में सेवाएं प्रदान की हैं इन्होंने। ये अहमदाबाद के उद्योगपति के रूप में भी जाने जाते हैं। सुनामी चेतावनी के लिए डार्ट का पूर्ण रूप क्या है? जो डार्ट है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। डीप ओशन असेसमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी हो जाएगी। इसको 2017 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया था, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। वैश्विक महासागर में होने वाली जो घटनाएं होती हैं सुनामी सलाह प्रदान करने के लिए तैयार रहती है। ये पूर्वानुमान, सुनामी के पूर्वानुमान के लिए इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को शुरू किया गया था कब? 2016 में। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। पहली राष्ट्रीय योजना है ये भारत की। आपदा के लिए 2015 से 2030 तक के लिए सेडाई फ्रेमवर्क के साथ यह राष्ट्रीय योजना को संरेखित करता है। भारत एक हस्ताक्षरकर्ता इसमें बना। इसमें सेडाई फ्रेमवर्क के 4 प्राथमिकता वाले विषय रखे गए थे, अर्थात इसमें आपदा जोखिम का अध्ययन था, आपदा जोखिम के प्रबंधन में सुधार करना था, गैर ढांचागत और ढांचागत उपाय के जरिए आपदा जोखिम को कम करना, निवेश करना, आपदा का सामना करने के लिए तैयार होना, पूर्व चेतावनी और पुनर्निर्माण के कार्य भी ये करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के अध्यक्ष अपने कितने सदस्यों की नियुक्ति किया जा सकता है? मतलब इनमें कितने सदस्य नियुक्त होते हैं? तो इसमें होते हैं मुख्यतः 8 सदस्य। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने संबंधित राज्य के लिए आपदा योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी धारा 28 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि राज्य के सभी विभाग राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा
निर्धारित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन है? तो जो NDRF है इसके प्रमुख बने हैं अतुल करवाल। क्या मतलब कुछ तो करना पड़ेगा भैया, NDRF आपदा प्रबंधन में ये करती है काम, तो ये हो जाएंगे हमारे अतुल करवाल। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपदा जोखिम को हमें क्या करना है? कम करना है, न्यूनीकरण करना है, तो 13 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। भैया तुम्हारी बारी है इस बार, तो 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान के बाद की गई थी और इसकी 2023 में थीम क्या थी? एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना इसकी थीम थी। चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड USA और फुकुशिमा जापान में आपदाएं किस कारण से हुई थी? तो ये सभी घटनाएं हुई थी हमारे परमाणु के कारण। कौन कौन सी? चेरनोबिल यूक्रेन में हुई थी, और जो हमारे 3 माइल आइलैंड है ये USA के कारण हुई थी, मतलब USA में हुई थी, और फुकुशिमा है ये जापान में हुई थी, और ये परमाणु आपदाएं हैं, परमाणु विस्फोट के कारण ये हुई थी। तो सबसे पहले हमारी आती है फुकुशिमा, ये अभी हुई वर्तमान में 2011 के टाइम। चेरनोबिल हुई थी हमारे 1986 में, और जो हमारे 3 माइल आइलैंड है इसको हुई थी 1979 में ये घटित हुई थी। नेक्स्ट आती है हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में सभी जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो ये क्या करता है? यह एक वैधानिक निकाय है जो कि आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाने का जनादेश है। तो ये सही हो जाएगा। क्या करता है? आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाता है। फिर क्या करता है ये आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाने, दिशा निर्देश, सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करता है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री नहीं होते बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में 27 सितंबर को की गई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। और अधिनियम कौन सा था? 2005 का अधिनियम था। इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और एक सदस्य को उपाध्यक्ष पदनामित किया जाता है। अक्टूबर 2023 में चक्रवात ओटिस किस देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया था? जो ओटिस है वह किस को प्रभावित किया था? मैक्सिको को ही पूरा उठा दिया था। 2023 में आया था ओटिस। नेक्स्ट आता है हमारा दिसंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने वाले चक्रवात मिचोंग का नाम किसने किया था? भैया मिर्ची जैसा नाम है तो भैया म्यांमार ने रखा होगा, तो म्यांमार मार रहा है भैया मिर्ची रोज़ रोज़ मिचोंग। तो मिर्ची मुंह में जाएगी और हमें अंदर से धीरे धीरे मारती है ना। तो ये क्या हो जाएगी? मिचोंग हो जाएगी, जो कि म्यांमार की हो जाएगी। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR कहाँ स्थापित किया गया है? जो IPR है उसको स्थापित किया गया है गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में स्थापित किया गया है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है यह बड़े पैमाने पर बुनियादी प्लाज्मा, भौतिक चुंबकीय रूप में सीमित गर्म प्लाज्मा, औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए प्लाज्मा, प्रौद्योगिकी सहित प्लाज्मा विज्ञान में सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन में शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? जो सुनामी आएगी तो हम कहाँ भागेंगे? हम भागेंगे होनोलुलु में। होनोलुलु में इसको स्थापित किया गया है, जो कि प्रशांत और अन्य महासागरों में दुनिया भर में सुनामी कार्यों का प्रबंधन और निगरानी करता है। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत के भूस्खलन एटलस जारी करता है? जो भूस्खलन का एटलस होता है वो जारी करता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के द्वारा किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं भारतीय भूस्खलन एटलस। यह ढलानों के नीचे की चट्टान है, पृथ्वी पर मलबे द्रव्यमान का एक पूरा आंदोलन होता है। भूस्खलन जो होता है वो, उसकी आपदा जोखिम का प्रबंधन कई राष्ट्रीय बैठक करता है। रुझान और प्रौद्योगिकी के जरिए इसको किया जाता है। हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया था भूस्खलन के लिए, है ना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसको बनाया गया था नई दिल्ली में। मौसम के सारे मौसमों में दिल्ली से पता चलेंगे मौसम। IMD कहा जाता है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। यह मौसम के पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना 1875 में 1875 में की गई थी अंग्रेजों के समय।
यह मलाक्का जलडमरू, मध्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी सहित जो हमारा पूरा हिंद महासागर है उसमें सब में चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने में भी ये सहायक होता है। तुर्की सीरिया भूकंप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना 6 फरवरी 2023 को की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। तुर्की सीरिया भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया था। सीरिया के उत्तरी सीमा के पास दक्षिणी तुर्की रिएक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 7.8 थी। इसकी भूकंप तीव्रता का केंद्र दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियाटेप में पास था, तो ये भी सही हो जाएगा। ये सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के नए लॉन्च सैटेलाइट एक्सरे पोलरीमीटर का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। तो पोलरीमीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यह क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पहले ही ध्यान देते हैं। हमें इसको क्या बताना है, उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करता है, खगोलीय जो एक्सरे होते हैं उनके स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करता है ना। जो एक्सरे स्रोत होते हैं उनकी, इसकी स्थापना जो है एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपोसैट ये करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह पहला समर्पित है, भारत का पहला समर्पित पोलरीमीट्री मिशन है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। स्टेथोस्कोपिक माप के साथ पोलरीमीट्रिक अवलोकन से खगोलीय उत्सर्जन प्रक्रियाओं के विभिन्न सैद्धांतिक मॉडल की विकृति को तोड़ने की उम्मीद है। ये इसको 1 जनवरी 2024 में PSLV C58 के द्वारा भेजा गया था। PSLV C58 के द्वारा इसको भेजा गया था। अब आता है निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो की महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। तो जो आदित्य L1 है इसको 2 सितंबर 2023 में छोड़ा गया था। कब किया गया, 2 सितंबर 2023 को। सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। यह यान सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के ऑरेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा पर रखा गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इसमें आदित्य L1 में पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेरल और फेरल गतिविधियों और उसकी जो विशेषताएं होती हैं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलताएं, कर्ण एवं क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्याओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित हो जाएगी। तो हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह पर्यावरणीय मुद्दा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे समताप मंडल में ओजोन की कमी। समताप मंडल में ओजोन की कमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं हमारे क्या, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ओजोन जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह इसका उत्पाद ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट अणु है उसको कोशिकाओं की क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन इसका संश्लेषण में एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है। ग्लूकोज के एक अणु का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की और पानी के भी 6 अणु की आवश्यकता होती है। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो हमारा DRDO है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके कौन है, समीर V कामत इसके प्रमुख हैं। और DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिशन के अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है। इसके अंतर्गत अग्नि, आकाश, नाग मिसाइल सहित विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। निम्नलिखित में से CSIR का सही संक्षिप्तीकरण बताइए। तो CSIR का सही संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा, यह विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री CSIR इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इसकी 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, 39 आउटरीच केंद्र हैं और 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है। यह पर्यावरण
स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि और जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उन्हें महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है। 14 जुलाई 2023 को किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को भेजा गया था? तो हमने चंद्रयान 3 को भेजा था हमारे LVM-3M4 से भेजा था इसको, है ना। सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की सुविधा भी दी गई है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है ये। इसमें लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन भी लगाए गए हैं। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल PM है, एक रोबोट शामिल किया गया जिसका जो उद्देश्य है वह अंतर्ग्रही मिशन में आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करेगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? तो हमने मानव के भेजे हैं गगनयान में इसको भेजा है। 3 दिन का था, 3 सदस्य गए थे। 400 किलोमीटर कक्षा में इसको लॉन्च किया गया था। सुरक्षित रूप से भारतीय समुद्री जल में इसको उतारा गया। पृथ्वी में वापस लौट कर आ गए हैं ये सब लोग, है ना। किससे भेजा था? तो इसको HLVM-3 मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। निर्माता थे इसके इसरो, भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 2 लोगों ने इसको निर्माण किया था। यह परियोजना घरेलू विशेषज्ञ, भारतीय उद्योग अनुभव और भारतीय शिक्षा जगत अनुसंधान संस्थान की बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध आधुनिक तकनीकों पर विचार करने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT की आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी शिला रखी गई थी 19 फरवरी 1984 को। यह क्या है? भारत के जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 2 अग्रणीय क्षेत्रों के लिए लेज़र एवं एक्सेलरेटर के लिए गतिविधियों के लिए इसके विस्तार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। RRCAT तेजी से लेज़र एवं एक्सेलरेटर और अनुप्रयोगों के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित किया गया। इसके वर्तमान में कौन है? शंकर है। तो RRCAT काट नहीं सकते हैं हमारे शंकर जी इसके रखवाले हैं ना, तो शंकर V नखे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसको अपेक्षाकृत लॉन्च 2025 के अंत तक किया जाएगा। इसमें CSIR की पहली और एकमात्र महिला निर्देशक कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला बनी थी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इसकी अभी तक एक ही महिला बनी है, एकमात्र महानिर्देशक बनी है। अब जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना वो देख लेते हैं कि कौन कौन है ना। जैसे ऋतु करिधाल हैं, ये कौन है? इनको रॉकेट वुमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉकेट वुमन इनको कहा जाता है। भारत में मार्स ऑर्बिट मिशन MOM में उपनिर्देशक थी ये, है ना, ऋतु करिधाल। फिर आते हैं टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस हैं, इनको जाना जाता है मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो अग्नि 4 है इनके ही पूर्व परियोजना के निर्देशक रहे हैं ये। गगनदीप कंग, इनको भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनको बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है इनके साथ ये काम कर रहे हैं गगनदीप कंग। सूची 1 को सूची 2 से मिला। ये संस्थान और मुख्यालय बताइए। तो सबसे पहले आता है हमारा इसरो का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलोर में। क्या बताना है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। BSSC का मुख्यालय बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। TIFR का बनाया गया है मुंबई में। और NRSC का मुख्यालय बनाया गया है हैदराबाद में। सबसे पहला था इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त को। अध्यक्ष X स्वामीनाथन है। और फिर आते हैं हमारा BSSC, इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई है। इस केंद्र का नाम महान दूरदर्शी एवं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। फिर आता है TIFR, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है NRSC, यह राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2008 को की गई थी। 1 सितंबर 2008 को की गई थी। किसकी? रिमोट सेंसिंग के लिए। 8 से देखेंगे हम अच्छे से। तो 8 में इसकी स्थापना की गई थी। हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है।
निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेस स्पोर्ट के रूप में जाना जाता है? जो स्पेस पोर्ट है, इसके नाम से जाना जाता है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। लोकप्रिय सार है SHAR है, श्रीहरिकोटा रेंज के अंतर्गत आता है। इसका नाम 5 सितंबर 2002 को बदला गया और सतीश धवन की स्मृति में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1961 को हुई थी। विक्रम साराभाई की स्थापना, जो विक्रम साराभाई है इसकी स्थापना 1963 में हुई है और जो सतीश धवन है इनकी स्थापना 1971 में हुई है, विक्रम साराभाई 63 में। फिर आते हैं और जो थुम्बा है ये तुम्हारे किरण हो जाएगा। नवीनीकृत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर में निम्नलिखित कथनों का सही बताइए। शिशु मृत्यु दर कितनी है हमारे भारत में? तो ये हो जाएगी, इसमें NFHS 2015-16 में शिशु मृत्यु दर थी 40.7 और NFHS 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर है 35.2। ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अब 2021 की रिपोर्ट देखें हम। 1000 जीवित बच्चों में जो जन्म बच्चे हैं उनमें आते हैं हमारे 35.2%। एक विशिष्ट वर्ष या अवधि में पैदा हुए बच्चों की 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने की संभावना है। यह एक अवधि की आयु या विशिष्ट मृत्यु दर के अधीन होती है। शिशु मृत्यु दर वास्तव में एक दर नहीं होती, बल्कि यह एक निश्चित अवधि के दौरान जोखिम के आबादी की संख्या से विभाजित होने वाली मौतों की संख्या होती है, जो कि 1000 जीवित बच्चों पर दी जाती हैं। NFHS 2021 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव की प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 88.06%। 88.06% NFHS यह भारत में संस्थागत प्रसव का एक प्रतिशत हो जाएगा 88.06%। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक हो नहीं है, है ना? तो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वह जैविक घटक है, ना कि एक अजैविक घटक। सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक नहीं होते, जैविक घटक हैं। जैविक घटक में पौधे, जानवर, मनुष्य आते हैं और वे संसाधन निर्जीव जो अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे हवा, वायु, पृथ्वी, आकाश, प्रकाश, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक के अंतर्गत। मोट्रॉक्स रिपोर्ट एक रजिस्टर होती है जो कि हमें क्या बताती है? तो यह आर्द्र भूमि पर मानव जनित गतिविधियों के खतरे को बताती है। मोन्ट्रॉक्स क्या होती है? एक रिकॉर्ड होती है जो कि हमें आर्द्र भूमि स्थल पर मानव जनित गतिविधियों के खतरे को बताती है। इसमें वर्तमान में अभी 48 साइट्स हैं जो कि मोन्ट्रो रिकॉर्ड में सूचीबद्ध की गई हैं। रामसर साइट्स के अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के मूल घटक हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के मूल घटक होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी और निर्जीव पदार्थ। तो स्वपोषी में पेड़ और घास आते हैं, विषमपोषी में पशु और मनुष्य आते हैं और निर्जीव में आते हैं हमारी मिट्टी, तलचर और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक अद्वितीय तंत्र है, लेकिन सभी पारिस्थितिक तंत्रों के 3 बुनियादी घटक होते हैं जो कि होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी और निर्जीव पदार्थ।